Is Mukesh Kumar, and today we are going to discuss about the last topic of Unit 1, Lecture number 9, Contribution of Management Thinkers, C.K. Prahlad. There were many management thinkers. About them we have been studied in this unit, and these were Kautilya, F.W. Taylor, Fayol, and so on. So this is the last one, which is an Indian management thinker. About him, we are going to study what his contribution in the management and how he is so famous regarding in the field of management. So let's start. CKP made a name for himself by introducing the concept of core competence to explain the superior performance of Japanese organization compared with the rest in the world. This was acknowledged to be a dramatically new way of understanding competitiveness of organization. प्रहलाद ने अपना नाम वर्ड में इसलिए बनाया है, उन्होंने अपना एक नया कॉन्सेप्ट है वो मैनेजमेंट में दिया था और उनका कॉन्सेप्ट था कम्पिटिटिवनेस का। जब तक आप मार्केट में एक दूसरी कंपनी के साथ कम्पिटिटिवनेस नहीं रखते, कंपटीशन नहीं रखते हैं, तब तक आप अपने ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अपना एक अच्छा मैनेजमेंट बनाना है तो दैट मीन्स आपको एक कंपटीशन की रिक्वायरमेंट है। आप अपने से बेटर जो भी हैं उनसे आप एक कंपटीशन रखिए। जितना आप हेल्दी कंपटीशन रखेंगे उतना आपके लिए और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दोनों के लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। CKP broke the monotonicity when he introduced the idea of strategic intent of organization. Whilst the academic community was still confined to strategy formulation and its implementation, he gave an alternative approach to strategy implementation, was strategy as a leverage to accomplish extraordinary performance of the organization with the existing sources that should be limited. CKP यानी कि CK प्रहलाद, उन्होंने मोनोपोली बहुत सारी कंपनियों की या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की थी, उनको खत्म किया था अपने आइडिया के साथ कि आप अपनी स्ट्रेटेजी है उसको किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो कि आज भी उनके मेथड के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, फॉर्मुलेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने मेथड दिए थे, फॉर्मूले दिए थे, जिसकी वजह से एक अल्टरनेटिव अप्रोच मिली थी इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटेजी को। तो उनका एक्चुअली वर्क था कि आपके पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उनको यूज करके आप किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जो कि आपके मैनेजमेंट के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सीकेपी ने इनोवेशन और कम्पिटिटिवनेस दोनों चीजों के बारे में बहुत ज्यादा फोकस किया था। दैट मीन्स कि अगर आप इनोवेशन नहीं करेंगे तो दैट मीन्स इनोवेशन के बिना आप कम्पिटिटिवनेस नहीं कर सकते। जब तक आपका मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट या नई फैसिलिटी या नए फीचर्स आप लॉन्च नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरे कंपिटिटर्स हैं उनसे आगे नहीं आ सकते। तो दैट मीन्स आपको कम्पिटिटिवनेस के लिए इनोवेशंस की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी थी। Attracted by the importance of India as an emerging economy, CKP came up with a vision document on India at 75, a blueprint of action for India to become a developed nation. तो उस टाइम इन्होंने एक बुक लिखी, इंडिया एट 75, कि भारत 1975 में कैसा होगा, इसके ऊपर। और उनका एक ये ब्लूप्रिंट था कि अगर ये सारे एक्शन हम फॉलो करते हैं तो इस टाइम तक इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है। His latest book, The New Age of Innovation with MS Krishnan, tactfully combines mass customization, strategic outsourcing, innovation on globally supply chains, uses of information technology in re-engineered business process, interdependence of the firms at the global level, etc. उन्होंने अपनी लेटेस्ट बुक न्यू एज ऑफ इनोवेशन,
जो कि MS कृष्णन के साथ लिखी थी। उसमें उन्होंने काफी सारी चीजों को कंबाइन किया, जैसे स्ट्रेटेजिक आउटसोर्सिंग। आपको अगर आउटसोर्सिंग करनी है तो किस तरह से उसकी स्ट्रेटेजी आपको बनानी होगी। इनोवेशन ऑफ ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन। अगर आपको ओवरऑल द वर्ल्ड में सप्लाई अपने मेंटेन करनी है, सप्लाई चेन बना के रखनी है, उसमें कौन कौन से इनोवेशन हो सकते हैं। यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन री इंजीनियर्ड बिजनेस प्रोसेस। कोई भी आपका री इंजीनियर्ड बिजनेस प्रोसेस है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका कितना यूज हो सकता है, किस तरह से उसके बेटरमेंट के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म्स एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पे कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फर्म्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर किस तरह से डिपेंड रह सकते हैं, और उनकी डिपेंडेंसी है वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो सकती है या फिर उनको उस चीज से नुकसान है। तो इन सब चीजों के बारे में CK प्रहलाद ने अपनी बुक न्यू एज ऑफ इनोवेशन है उसमें लिखा था। इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज कैरियर, CK बिकम fascinated by the developing world. Therefore, he focused extensively on the issue and problems relevant to the developing nations, with an objective to develop a comprehensive managerial approach to resolve and address challenges arising out of accomplishing inclusive growth. अपने कैरियर के आगे के पार्ट में CKP ने डेवलपिंग वर्ल्ड के बारे में बहुत लिखा, और वो इसीलिए क्योंकि वो एक डेवलपिंग नेशंस का एक पार्ट थे, और उनका ऑब्जेक्टिव था कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री है वो कैसे अपने मैनेजमेंट को, अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करके, जो भी उनके बारे में चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस को रिजोल्व करके किस तरह से वो डेवलप कंट्री में कन्वर्ट हो सकते हैं, किस तरह से वो अपनी ग्रोथ है उसको बढ़ा सकते हैं। दिस रिजल्टेड इन हिज वर्क द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। और ये सारी चीजें लिखी थी उन्होंने अपनी बुक द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। CKP वॉज ए रिसर्चर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। CKP एक ऐसे रिसर्चर थे जो प्रैक्टिस के ऊपर बिलीव करते थे। दैट मीन्स जो भी उनको अपनी थॉट देनी है या आइडिया देना है, पहले वो उसको अप्लाई करके देखते थे, और फिर उसके बाद उनके रिजल्ट जो मिलते हैं उनके बेस्ट वो अपने आइडियाज देते थे। He positioned his teaching and research exclusively based on the practicing community. He combined his ingenuity and creativity to identify patterns in the practicing world and abstracted them routinely as a new management concept and insights. उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेटिविटी, इन दोनों चीजों को आइडेंटिफाई किया किस तरह से एक पैटर्न बना के, जो कि प्रैक्टिसिंग वर्ड के ऊपर वर्क करता था, जिसमें उन्होंने मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट और उनके आइडियाज हैं उनको अप्लाई करके बार बार नए नए मेथड्स को अप्लाई किया, नए नए मेथड्स को ट्राई किया, और उस तरह से उन्होंने फिर अपनी नई आइडियाज हैं और क्रिएटिविटी है उनको दुनिया के सामने रखा। CKV रिजर्व द नॉलेज साइकिल was from practices to routines. New knowledge framework, something similar to experimental research in basic science. जैसे बेसिक साइंस में ये होता है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलते हैं और उनको हम पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। तो एज इट इज उनका जो साइकिल था, नॉलेज साइकिल, दैट मीन्स जो उन्होंने दुनिया को बताया था, उसमें भी उनका यही रूटीन था कि वो पहले प्रैक्टिस करते थे, यानी कि वो कोई भी नया मेथड जो उनके दिमाग में आता था उस मेथड को अप्लाई करते थे। अगर उस मेथड से उनके मैनेजमेंट को, उनकी फर्म को बेनिफिट होता है, तब जाके वो उसके ऊपर आगे और रिसर्च करते हैं, और फिर उसमें जितनी भी खामियां हैं उन सबको दूर करके फिर उसे सभी के सामने प्रपोज करते थे। द फॉर्चुनेट एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इज ए न्यू पैराडिग्म वेयर CKP modified and magnified the trade-offs between price, features and performance of a product and service. इन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने समझाया लोगों को कि जो आप बिजनेस करते हैं उनके बीच में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको मॉडिफाई करना चाहिए और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, और वो थी उनकी प्राइस, फीचर और परफॉर्मेंस,
कि कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, कंपिटिटिव है कि नहीं है, लोग उसे परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके अलावा उसके फीचर्स कौन कौन से हैं, ऐसा क्या फीचर है जो कि इनोवेटिव है, जो कि पहले दूसरे प्रोडक्ट हैं उनके अंदर कस्टमर को नहीं मिला, या फिर उसकी परफॉर्मेंस कि उसकी लाइफ साइकिल कितना है, कितना वो परफॉर्म कर सकता है और कितना लोगों को यूजफुल है, बेनिफिशियल है, उसके लिए पे करना। तो ये सारी चीजें हैं, वो एक प्रोडक्ट है उसके लिए बहुत मायने रखती हैं और यही सब चीजों के ऊपर सीकेपी ने फोकस किया था। CKP's core argument was that if an organization dramatically re-engineered the product feature and performance indicator, the price of the product could be kept so attractive that it can be accessed and used by a large market segment for which it was not originally intended. वो ये भी कहते हैं कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाया गया था वो एक पर्टिकुलर मार्केट को सोच के या पर्टिकुलर कस्टमर रेंज को सोच के बनाया जाता है, बट अगर हम उसी प्रोडक्ट के ऊपर री इंजीनियरिंग करें, उसको बार बार हम चेक कर सकते हैं कि किस तरह से उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम हो सकती है। तो जब उसकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम होगी तो ऑब्वियस है हमारे पास एक बड़ा मार्केट होगा जो कि उस प्रोडक्ट को यूज करेगा। तो दैट मीन्स हमारे पास कस्टमर्स की वेराइटी और कस्टमर की रेंज है वो इंक्रीज हो जाएगी। CKP went on to argue that designing the product and service for the economically weaker section of the society would generate more wealth as a consequence of large volume when even when the margins are low। वो बहुत बार इस चीज के ऊपर भी आर्ग्यू करते थे कि हाँ ठीक है, प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा प्रोडक्ट बनाओ और उसमें ज्यादा प्रॉफिट रखो, बिकॉज उसे बहुत कम लोग ही परचेज कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा नहीं होगा जो उसे परचेज कर सकता है। देयर विल बी लिमिटेड कस्टमर्स फॉर द लिमिटेड सेगमेंट। लेकिन अगर हम एक छोटे या मीडियम रेंज के कस्टमर को अपन लेके प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत कम रखते हैं, तो भी हमें बेनिफिट ज्यादा होगा और हम ज्यादा वेल्थ गेन कर सकते हैं, ज्यादा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स वहां पे अवेलेबल होगा। तो वो हमेशा इसी चीज के ऊपर फोकस करते थे कि अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस है, दोनों फीचर्स हैं, उनके ऊपर अगर आपने फोकस किया तो आप बहुत ज्यादा वेल्थ है वो जनरेट कर सकते हैं। हेंस एड्रेसिंग द बॉटम ऑफ द पिरामिड इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सस्टेन्ड वेल्थ क्रिएशन। तो उनका यही मानना था कि आप बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो भी पिरामिड है उसके अंदर जितना बड़ा पिरामिड होगा उसका बॉटम उतना ही बड़ा होता है। तो दैट मीन्स अगर हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, तो अगर एक सिंपल पिरामिड के एग्जांपल से हम समझते हैं तो दैट मीन्स ये एक पिरामिड की शेप है और पिरामिड की शेप में हमेशा क्या होता है, ऊपर बहुत कम स्पेस होता है। तो दैट मीन्स जो रिचर पर्सन होंगे वो बहुत कम लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल हो सकते हैं, बट मीडियम रेंज होगी वहां पे आपके कस्टमर्स की रेंज है या कस्टमर्स के नंबर हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, बट सबसे जो लोअर बॉटम है इसका, वहां पे नंबर ऑफ कस्टमर्स विल बी लार्ज एंड विल बी मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा जो अपने कस्टमर्स होंगे वो लोअर रेंज के अंदर मिलेंगे। तो लोअर रेंज में अगर आपके पास कस्टमर्स ज्यादा हैं और आपके प्रोडक्ट में मार्जिन भी कम है, तो भी आपका टोटल जो वेल्थ है वो जनरेशन आपका बहुत ज्यादा रहेगा। सपोज यहाँ पे अपने पास 1 लाख कस्टमर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 10,000 हैं और यहाँ पे हमारे पास 100 कस्टमर्स हैं। तो 1 लाख का अगर हम मार्जिन बहुत कम भी लेके चलते हैं, 10 रुपये पर प्रोडक्ट भी लेके चलते हैं, तो हम वहां पे 10 लाख रुपए जनरेट कर सकते हैं। जब अपने पास 10,000 कस्टमर हैं बट वहां पे अपना मार्जिन 1,000 रुपए भी है, तो जाके हमारा वो 10,000 10 लाख के इक्विवेलेंट आएगा। तो दैट इज द सेम मेथड, बट वहां एक जहां आपने 10 रुपए का प्रॉफिट रखा था, एक प्रोडक्ट में हमें 1,000 रुपए का मार्जिन रखना पड़ रहा है। और इसी तरह जहां पे हमारे पास 100 कस्टमर होंगे ओनली, तो वहां पे हमें एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 10,000 रुपए का मार्जिन लेके चलना होगा, तब जाके हम उस प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने यही कहा कि अगर हम बहुत ज्यादा अगर प्रॉफिट रखते हैं तो हमें प्रोडक्ट में कस्टमर्स बहुत कम मिलेंगे और जरूरी नहीं है कि वो कस्टमर्स भी हमें मिले। तो इससे बेटर है कि प्रोडक्ट की प्राइस है वो कम रखो, मार्जिन उसके अंदर कम रखा जाए
और एक ऐसे वर्क को सिलेक्ट किया जाए जिसके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पर्सन। अभी हम बात करते हैं एक ऑब्जर्वेशन की, जो कि प्रोफेसर सी के प्रहलाद के वर्क से है। सी के प्रहलाद इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज रिमार्केबल एबिलिटी इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स from the practicing community, seemingly unrelated context, and giving them shape as management concept or thought process. Several of his ideas and thought processes proposed to the management community have their origin in the strategy literature. For example, the concept of core competence has its origin from the resource based view of a firm. The relevance and importance of innovation in the context of business strategy is fairly well documented. The idea of next practices initiated by CKP is a modified and enriched version of benchmarking. सीकेपी ने बहुत सारे जो अपने कॉन्सेप्ट दिए थे वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड थे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उनको अप्लाइड करने के बाद उनको जो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं उनके ऊपर बेस्ड थे। उन्होंने यही दिया था कि आपके कोई भी प्रोडक्ट है उनके अंदर कॉम्पिटेंसी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। So the concept of core competency has its origin from the resource-based view in the firm, कि किस तरह से आपको कहाँ कितने रिसोर्सेज मिल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका कॉन्सेप्ट सिलेक्ट करना है। उनका एक फॉर्मूला था जो कि बहुत ज्यादा फेमस था, N=1 एंड R=G स्टार, जो कि उन्होंने अपनी बुक द न्यू एज ऑफ इनोवेशन के अंदर प्रीफर किया था। यहाँ पे N=1 का मतलब है आपको एक कस्टमर, N=1 द कस्टमर इज 1, और आपको उस कस्टमर के लिए अपना प्रोडक्ट है वो डिजाइन करना है। और R=G, दैट मीन्स आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आपके ग्लोबली होने चाहिए। जी मीन्स ग्लोबल। तो दैट मीन्स उन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था वो इसके लिए है कि आप अगर एक कस्टमर को भी लेके चलते हैं बट आपका एरिया जो है, रिसोर्सेज जो है आपके पास वो पूरा वर्ल्ड है, तो आप इतनी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं जितनी आप चाहते हैं। तो दैट मीन्स ये आपका एक वे ऑफ थिंकिंग हो सकता है कि जिस तरह से आप सोच रहे हैं और जिस कॉन्सेप्ट को आपने सिलेक्ट किया है तो वो आपका मास कस्टमाइजेशन के ऊपर वर्क करेगा। तो उसके अंदर आपकी सप्लाई चेन है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से आप अपने सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं, क्या आपके प्रोडक्ट में इनोवेशन क्वालिटीज होती हैं, किस तरह से हमारा प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे मिस्टर सी के प्रहलाद के, जो कि उन्होंने अपने बुक्स में लिखे हैं। तो फाइनली उन्होंने जो अपनी बुक है द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो ऑब्जर्वेशन दिए थे उनके बारे में है। यही सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बुक्स में बताई थी कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और थ्योरीज हैं जो कि एकेडमिक वर्ल्ड में या रियल लाइफ प्रैक्टिसेस में जो यूज होती हैं वो उनके लिए ज़्यादा यूजफुल हैं न कि बाकियों में। The concept of fortune at the bottom of the pyramid, as described in his latest book, is based on experiences and practices in India by looking at Jaipur food, Jaipur rugs, Seva, Bombay Dabbawalas, Amul, the Arvind आई केयर सिस्टम एटसेट्रा। इन सब इंडस्ट्रीज में उन्होंने अपने प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग इन सब को रिजल्ट को देखा, उनके बेनिफिट को देखा, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बुक के अंदर इनको मेंशन किया था। तो ये सारे थॉट्स थे सी के प्रहलाद के, वो बहुत बेनिफिशियल थे इंडस्ट्रीज के लिए, तभी उन्होंने पूरे वर्ल्ड को इनके बारे में बताया था। What can we do? CKB has left a strong legacy of academic excellence arising out of professional practices. He was a shining example among management consultants and advisors. He was an icon among the teaching community also. So these are the things about the CK Prahlad, as we already discussed in the literature. So CK Prahlad was very useful and knowledgeable person for the professional practice in the management field as well as in the teaching field. For the academic community, CKB has left a large research agenda on issues related for inclusive growth and potential for wealth creation by addressing the needs at the bottom of the pyramid. A focused research agenda by academicians would truly be a contribution to what CKP stood for. तो दैट मीन्स उन्होंने जो छोड़ के गए थे उसी को अगर
रिसर्चर्स है वो कंप्लीट करते हैं तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा जो कि सीके प्रहलाद ने अपना काम में किया था। तो ये सीके प्रहलाद के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो कि आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा मैनेजमेंट को समझने में। तो उम्मीद है कि इस तरह से आपको यूनिट फर्स्ट है वो पूरी क्लियर हो गई, जिसके अंदर हमने बहुत सारे अलग अलग मैनेजमेंट थिंकर्स के बारे में पढ़ा था और उनके मैनेजमेंट थॉट हैं वो हमने जाने और समझे। तो थैंक यू सो मच।